हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पेस आईआईटी एंड मेडिकल। तो इससे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में 4 क्लास लगा चुके हैं, तो ये आपका 5th क्लास होगा। पिछले क्लास में हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे थे। अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाके सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग देखे थे क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ड्राई एयर हैज मोलर कंपोजिशन एज 20% ऑफ O2 एंड 80% N2 बाई वेट। बाई वेट ये नहीं है। कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर। तो सबसे पहले यहाँ पे मोलर कंपोजिशन दिया हुआ है। मोलर कंपोजिशन O2 का 20% है और N2 का 80% है। तो हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 मान लिया जाए, तो इसका मतलब O2 का 20 मोल होगा और N2 का 80 मोल होगा। तो यहाँ से देखिए, लेट टोटल मोल्स बी 100। तो मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा 20, मोल्स ऑफ N2 हो जाएगा 80। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो इसका O2 के चलते मास कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 32 प्लस ऑफ 80 इंटू 28 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल कितना है, 100। तो ये आ जाएगा 640 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2880 बाई 100 which will be equal to 28.8। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज एबंडेंस ऑफ Ag109 if it is known that silver exists in only 2 isotopes। अब जैसे ये दिया हुआ है कि देखिए, Ag का 2 आइसोटोप है, Ag109 हैविंग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटोप प्रेजेंट है तो उसका एवरेज लेना पड़ता है। जैसे क्लोरीन में भी आप देखे होंगे, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लिखते हैं वो 35.5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का भी 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो इन दोनों का एवरेज 35.5 आता है। ये अभी हम लोग देखेंगे कैसे। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसका 2 आइसोटोप है, 107 Ag107 एंड Ag109। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट टोटल मोल्स बी 100। टोटल मोल 100 मान लिया जाए, तो इसका कितना, इसका x मोल, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x मोल। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, x इंटू 107 प्लस 100 माइनस x इंटू 109 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू दिया हुआ है। तो 108.5 इज इक्वल टू 107x प्लस 10900 माइनस 109x
डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1085 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से ये आ जाएगा -2x प्लस 10900, है ना। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10900 माइनस दिस 50, x इज इक्वल टू आ जाएगा 25। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 25% बाई मोल है और ये 75% बाई मोल है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 75। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंसिटी। देखिए डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, इसमें हम लोग डेंसिटी को रिलेट करते हैं और ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होता है इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हम लोग जो m/v लिखते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। फॉर गैसेस, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस एब्सोल्यूट डेंसिटी D, देखिए हम जानते हैं क्या गैसेस के लिए, तो ये वाला इक्वेशन हम लगाते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो P V ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू R इनटू T। अब ये हम लोग P, इसको M को इधर भेज देते हैं, V को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा W/V RT। ये क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। तो यहां से लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू DRT। तो डेंसिटी, यही डेंसिटी है, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा PM अपॉन RT, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, M मॉलिक्यूलर वेट, R is universal gas constant and T is your temperature। अब देखिए हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी तो बता दिए सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के लिए। अब रिलेटिव डेंसिटी देखिए, तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए बताते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी कहिए या फिर 1 ग्राम पर ml कहिए, है ना। तो सॉलिड्स और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग 1 ग्राम पर सीसी लेते हैं। और गैसेस के लिए रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट सिमिलर कंडीशन। दोनों गैस जो है वो सिमिलर कंडीशन में होना चाहिए।
तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2। अब सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या है? सिमिलर कंडीशन का मतलब ये है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए, अब मान लीजिए कि अगर आप H2 गैस से कंपैरिजन करते हैं, इफ डेंसिटी इज related if density is compared with respect to H2 gas, then it is called vapor density जिसको हम लोग VD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? वेपर डेंसिटी एक तरीके का रिलेटिव डेंसिटी ही है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है H2 गैस के साथ। इसका मतलब वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, जहां की प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल करने से पहले थोड़ा हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस 1, तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? देखिए अभी किए थे Pm इज इक्वल टू DRT, है ना? तो Pm बाई RT हो जाएगा। तो Pm ऑफ गैस अपॉन RT डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस, तो Pm ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाई RT वेपर डेंसिटी। ये अब वेपर डेंसिटी देखिए, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी हम लोग ये वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं। इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी सेम है। इसका मतलब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रिस्पेक्ट टू CH4 गैस। तो यहाँ पे देखिए वेपर डेंसिटी SO2 गैस का कितना हो जाएगा? SO2 का मॉलिक्यूलर वेट तो ये हो गया 64/2। वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 गैस तो कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 डिवाइडेड बाई 2, है ना? तो यहाँ पे क्या निकालना है? कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रिस्पेक्ट टू CH4, यानी कि VD1 अपॉन VD2। तो VD1 अपॉन VD2 कितना हो जाएगा? 64/2 डिवाइडेड बाई 16/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 4। इसका मतलब किसी गैस के रिस्पेक्ट में किसी गैस का वेपर डेंसिटी निकालना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अगर वेपर डेंसिटी किसी गैस का किसी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो ये वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू M1 बाई M2 भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू इसका 64 हो गया और 16 हो गया, यहाँ से भी आंसर 4 आता। तो ये एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे, लेकिन ये वैलिड कब होगा? जब दोनों गैस दिया हुआ हो। अगर मान लीजिए कि दूसरा गैस नहीं दिया हुआ हो, दूसरा गैस अगर नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वेपर डेंसिटी? H2 गैस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन
कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। इसका मतलब ये H2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो H2 के रिस्पेक्ट में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 64 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 32। सेकेंड का आंसर हो गया 32। थर्ड देखिए 11.2 लीटर ऑफ पार्टिकुलर गैस एट NTP weight 16 ग्राम, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो सबसे पहले ये कितना मोल होगा NTP पे, तो एट NTP 1 मोल एक्वायर्स 22.4 लीटर। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, हाफ मोल। सबसे पहला काम तो हम लोग कर लिए, मोल निकाल लिए। अब देखिए हाफ मोल का वेट 16 ग्राम है, हाफ मोल का वेट जो है 16 ग्राम है, तो एक मोल का वेट कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। एक मोल का वेट 32 ग्राम हो गया, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इसमें गैस 2 नहीं दिया हुआ है, तो H2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो 32 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 एंड NH3 गैस कंटेन्स 68% ऑफ NH3, ठीक है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। अब यहाँ पे देखिए H2 और NH3 का मिक्सचर है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है, लेकिन इस केस में मिक्सचर है, तो मिक्सचर में तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू M एवरेज अपॉन T, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, सॉरी M एवरेज अपॉन 2 यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको M एवरेज निकालना पड़ेगा, तो M एवरेज हम लोग जानते हैं कि टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए A gaseous mixture of H2 and NH3 contains 68% of NH3। ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है परसेंटेज बाई, दिस इज परसेंटेज बाई मास। जब भी परसेंटेज दिया हुआ हो तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे परसेंटेज बाई मास। इसका मतलब लेट टोटल मास बी 100 ग्राम। अगर टोटल मास 100 ग्राम मान लिया जाए, देन NH3 कितना हो जाएगा, NH3 हो जाएगा आपका 68 ग्राम, और H2 कितना हो जाएगा, H2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 68 ग्राम, विच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अब देखिए M एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, M एवरेज इज टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास हम लोग 100 मान चुके हैं बाई टोटल मोल्स, तो टोटल मोल निकाल लीजिए। NH3 का मोल कितना हो जाएगा 68 अपॉन 17 प्लस H2 का कितना मोल हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया 16, ये हो गया 100 अपॉन 20, तो ये हो गया 5। M एवरेज आ गया 5। तो वेपर डेंसिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा M एवरेज अपॉन 2, तो 5/2, यानी कि वेपर डेंसिटी का वैल्यू हो गया 2.5। तो नेक्स्ट हम लोग को देखिए पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो जो हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें 5 तरीके का है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गेल-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो आइए सबसे पहला वाला देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है,
during a physical or chemical change, mass can neither be created nor be destroyed। किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज जब होगा तो मास ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। अगर केमिकल रिएक्शन का बात किया जाए, फॉर केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही बेस्ड है। ये क्या पूछ रहा है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ NaHCO3 इज हीटेड, 12.62 ग्राम ऑफ Na2CO3, 5.24 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि NaHCO3 को अगर आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल रहा है, Na2CO3, CO2 और H2O। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट तो बराबर होना चाहिए। तो रिएक्टेंट का मास है 20 ग्राम और प्रोडक्ट का जरा मास देखा जाए तो ये हो गया 12.62 और ये कितना हो गया 5.2। इसका मास निकालना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख लिया जाए कि मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो 12.62 और ये हो गया आपको 5.2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया 8, ये हो गया 7, 1। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो गया 20 इज इक्वल टू 17.86 प्लस मास ऑफ H2O हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ H2O निकालेंगे तो कितना आएगा 20, ये हो गया 17.86, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1, 2.14 ग्राम आ जाएगा। तो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप किसी भी सोर्स से लें। इट स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। जैसे मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर मान लीजिए कि ड्रिंकिंग वाटर है, तो ड्रिंकिंग वाटर में भी हाइड्रोजन और वाटर का जो रेशियो है ये 2:1 ही होगा। और अगर वेट का रेशियो देखा जाए तो वेट का रेशियो कितना हो जाएगा 2:16 हो जाएगा, यानी कि 1:8 हो जाएगा। अब ये कहने का मतलब ये है कि वाटर, चाहे आप ड्रिंकिंग वाटर लें या आप पॉन्ड वाटर लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही होगा और जो एलिमेंट का रेशियो है वो हमेशा 2:1 ही होगा। अब देखते हैं थर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है तो ये CO भी बनाता है और CO2 भी बनाता है। तो अगर आप किसी एक का मास फिक्स कर दीजिए तो दूसरे वाले का जो मास होगा वो एक रेशियो में आएगा। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो ये एक से ज्यादा कंपाउंड यहाँ पे बना रहा है। द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट।
यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन 16 हो गया, ये कितना हो गया 12, और यहाँ पे O2 के चलते मास कितना हो गया 32। तो देखिए मास ऑफ वन एलिमेंट ये कितना हो गया 12, इट कंबाइंस विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट 16 और इसका 32 आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। देखिए यहाँ पे ये दोनों स्मॉल होल नंबर के रेशियो में है, ये तो 1:2 है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट बना रहा है तो किसी एलिमेंट का आप मास फिक्स कर दीजिए तो दूसरे वाले का जो मास होगा वो रेशियो में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कार्बन का मास फिक्स कर दिए 12, तो ऑक्सीजन का मास का देखिए रेशियो आ गया 1:2, ये सिंपल रेशियो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि SO2 सल्फर और ऑक्सीजन मिला के SO2 एंड SO3 बनाता है, तो यहाँ पे सल्फर का मास कितना है 32 और ये कितना हो गया 32, यहाँ सल्फर का मास कितना है 32, ऑक्सीजन के चलते मास कितना हो गया 48। तो यहाँ पे सल्फर का मास अगर फिक्स है, सल्फर का मास 32 है, तो ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है यहाँ पे 32:48 आ गया, इसका मतलब 2:3 आ गया। तो देखिए ये सिंपल रेशियो आ गया। वैसे ही मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, तो यहां से क्या क्या बनेगा N2O, N2O5, NO2 भी बनता है। तो हम नाइट्रोजन का यहाँ पे मास फिक्स कर देते हैं, तो नाइट्रोजन का मास यहाँ पे कितना हो गया देखिए यहाँ पे 28, तो 28, तो ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ पे नाइट्रोजन 28 है तो ऑक्सीजन कितना है 80, ऑक्सीजन के चलते मास। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है तो ऑक्सीजन का कितना है 32। तो अगर इस तरफ नाइट्रोजन का हमको मास फिक्स करना है तो इसको भी 28 करना पड़ेगा, तो 28 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया, ऑक्सीजन का रेशियो देखिए यहाँ पे कितना आया 16:80:64। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो रेशियो है वेट का वो कितना आ गया 1:5:4। तो अगर कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, तो अगर उस एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे वाले का जो वेट का रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिए थे तो ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो वो सिंपल रेशियो में आया। उसी तरीके से यहाँ पे हम सल्फर का मास फिक्स कर दिए थे तो ऑक्सीजन का मास सिंपल रेशियो में आया। यहाँ पे हम कार्बन का मास फिक्स किए हुए थे तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है मास का वो भी सिंपल रेशियो में आया। तो ये आपको समझ। तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन 50 ग्राम ऑफ एमोनिया इज हीटेड इट गिव्स 41.18 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस 12.14 gram ammonia, so that the given data follows law of constant composition। यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव करना है, यानी कि जो एमोनिया है NH3 है ना, तो दोनों जगह से मास का रेशियो सेम आना चाहिए, या तो नाइट्रोजन हो या तो हाइड्रोजन हो। तो देखते हैं यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लें। अगर दोनों जगह नाइट्रोजन का मास परसेंटेज बराबर आ जाएगा इसका मतलब हम प्रूव कर देंगे इस लॉ को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा
41.18 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए इस केस में when 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज combined with required amount of hydrogen it produces 12.14 ग्राम एमोनिया। यहाँ यानी कि इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 12.14। तो 12.14 इंटू 100। तो ये देखिए ये कटेगा तो ये आ गया ये 2, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 82.36%। अब यहाँ से ये देखिए इसको अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया, तो ये भी कुछ आ जाएगा, ये आ गया 82.37% आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों ही जगह नाइट्रोजन का जो मास है, मास का परसेंटेज वो रफली इक्वल ही है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो ये क्या बताता है, दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की कहीं से भी आप NH3 को प्रोड्यूस कीजिए उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो है मास रेशियो वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ से भी इस प्रोसेस से भी नाइट्रोजन इतना ही है, NH3 में नाइट्रोजन इतना ही परसेंट है, और यहाँ से भी किए तो यहाँ से भी नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टू एलिमेंट A and B combine separately with fixed mass of third element C, then the ratio of their masses in which they do so, यानी कि they combine is either the same or some whole number multiple of ratio in which A and B directly combine with each other। देखिए कुछ तो समझ नहीं आया, इतना बड़ा थ्योरी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो रेशियो निकालना है, एक R1 निकालना है और एक आपको R2 निकालना है। R1 जो रेशियो है, दिस इज रेशियो ऑफ A and B when combining with fixed mass of C is to ratio in which A and B combines। देखिए ये जो R1 और R2 का रेशियो है ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी आइदर सेम और सम होल नंबर मल्टीपल। जैसे पहला वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये पहला वाला एग्जांपल देखिए। तो पहला वाला एग्जांपल में CO2 है, SO2 है और CH2 है। यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर से मिलके 3 कंपाउंड बना हुआ है, CO2, SO2 एंड CH2। तो किसी एक का मास फिक्स किया जाए तो देखिए हम यहाँ पे कार्बन का ही मास फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 है तो यहाँ पे इसका मास कितना है, 32 है, और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे इसका मास कितना है, दिस इज 64। तो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन का मास फिक्स किया। तो देखिए ऑक्सीजन इज टू सल्फर का रेशियो कितना आ गया, 32:64 आ गया। और यहां से देखिए, और यहां से ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो क्या आएगा, ये देखिए ये आपका R1 निकल गया, जरा R2 निकाला जाए
तो R2 क्या होगा, रेशियो इन विच A एंड B कंबाइंस। तो A एंड B आपका क्या था, ऑक्सीजन और सल्फर था। तो देखिए ऑक्सीजन और सल्फर यहाँ पे किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है, दिस इज 32:32। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1:2 हो गया, एंड दिस इज 1:1 हो गया, यानी कि R1:R2 कितना हो गया, देखिए R1 था 1/2:1, यानी कि कितना हो गया, 1:2 हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको मिटा दीजिए तो ये क्लियर दिखेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, एक एलिमेंट का मास फिक्स किए। तो कार्बन का मास फिक्स कर दिए तो 12 हो गया। तो ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो 32:64 आ गया, 32:64, क्योंकि हमको एक एलिमेंट का मास फिक्स करना था। तो हम कार्बन का मास फिक्स कर दिए। तो जो एलिमेंट मेरा A और B था उसका रेशियो आ गया कितना, 32:64। अब दूसरा रेशियो A एंड B खुद किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है वो देखना है। तो देखिए ऑक्सीजन और सल्फर खुद किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ऑक्सीजन ये 32 है और ये भी 32 है, यानी कि 32:32 में ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन और सल्फर। तो यहाँ से R2 मेरा 1:1 हो गया। तो R1:R2 लॉ क्या कहता है कि R1:R2 जो है वो या तो सिंपल रेशियो आना चाहिए या होल नंबर मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए ये 1:2 आ गया। तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखा जाए, इसमें कैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले वही आपको R1:R2 निकालना है। अगर ये सिंपल रेशियोज में आ गया तो मतलब आप प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके ये 3 एलिमेंट बना हुआ है। तो आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूफ करना है। तो 2 रेशियो लेना है, R1 और R2। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका मास फिक्स कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स किया जा सकता है, या फिर ऑक्सीजन का भी मास फिक्स किया जा सकता है, हाइड्रोजन का भी मास फिक्स किया जा सकता है। तो हम कार्बन का मास फिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए 12 और ये 12 हो गया। ये कार्बन जो है वो मेरा एलिमेंट कौन सा हो गया, C एलिमेंट हो गया। तो अगर हम कार्बन का मास फिक्स कर दिए, कार्बन को हम C लेके चल रहे हैं, इसमें ABC वाले में C। तो कार्बन का मास हम फिक्स कर दिए 12। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे कितना हो गया, 4:32। तो ये कितना हो गया, 1:8। अब देखिए R2 क्या निकालना है, रेशियो इन विच A एंड B कंबाइंस, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद किस रेशियो में कंबाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, मास का रेशियो ये हो गया 2:16। तो ये मेरा R1 है और ये मेरा क्या है, R2। तो R1:R2 ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 1:1। और यही तो प्रूफ करना होता है कि R1:R2 जो है या तो सेम होना चाहिए या होल नंबर मल्टीपल आना चाहिए रेशियो में। ठीक, तो नेक्स्ट है गेल-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब देखिए इसमें क्या है, इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स रिएक्टेड and the volume of gaseous products formed all measured at same temperature and pressure bear a simple ratio। जैसे मान लीजिए
N2 plus H2 gives NH3। तो सबसे पहला काम होगा, रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2 to give 2 moles of NH3। This is called मोल-मोल रिलेशनशिप। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए मोल-मोल रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो यहाँ पे कॉफिशिएंट होगा वही मोल का भी रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है तो हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ H2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ NH3। अब ये तो बात रहा कि हम ऐसा बोल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए मोल मोल रिलेशनशिप होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गैल-लुसेक लॉ कब लगाएंगे? अगर मान लीजिए कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। प्रेशर और टेम्परेचर जब सेम है तो गैसियस इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। और जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है और R तो गैस कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट। इसका मतलब वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है इसका 1 मोल, ये 3 मोल और ये 2 मोल है, तो वॉल्यूम का भी यूनिट यही लिखा जा सकता है। दिस इज 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दिस इज 3 यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड दिस इज 2 यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो गैल-लुसेक लॉ क्या कहता है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम का भी सिंपल रेशियो होता है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का भी एक सिंपल रेशियो होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रेशियो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।